हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ा रही थी। कल के क्लास में हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीनों क्षेत्रकों की तुलना। तीनों क्षेत्रक मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रकों की तुलना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार इन तीनों में तुलना की जाती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के उत्पादन कार्यों से काफ़ी मात्रा में, मतलब कहा जाए हजारों लाखों, काफ़ी अधिक मात्रा में जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। हजारों की संख्या में वस्तुओं और सेवाओं की का जो उत्पादन होता है तो उनकी गणना करना जो वो एक कठिन कार्य है। इसके लिए अर्थशास्त्रियों का एक सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। अब आप सोच करके देखिए कि हमारे जो देश में ये जो तीनों क्षेत्रक हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनसे जो है हजारों लाखों वस्तुओं का उत्पादन होता है और अगर हम इनको कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य हो जाएगा हम लोगों के लिए और इससे जो है कि हम कभी ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हमारे देश में कितना जो है वस्तु का उत्पादन हो रहा है, कि कितना खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है। तो इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने एक सुझाव दिया कि हम वस्तुओं और सेवाओं का योग करने की जगह उनका क्या लेंगे, मूल्य का उपयोग करेंगे और उन्हीं मूल्यों के उपयोग से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र में क्या क्या जो है वस्तुएं और कितनी मात्रा में वस्तुएं उत्पादित होती हैं। उत्पादित या बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना नहीं की जाती है। तो क्या इसमें कही जा रही है कि जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती है तीनों ही क्षेत्रों में, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो और तृतीयक हो, तीनों ही क्षेत्रों में जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती है या फिर बेची जाती है तो प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना नहीं की जाती है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। क्योंकि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना ये इजी होता है और इससे जो है कि हम तकरीबन एक्यूरेट जो है हम कैलकुलेट कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की गणना नहीं की जाती है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। तो ये अंतिम वस्तु कैसे पता चलता है कि हाँ यही हमारा अंतिम वस्तु है? तो इसके लिए एक उदाहरण हमारे बुक में दिया गया है। पहले हम वो उदाहरण देखते हैं। हमारे बुक में एक उदाहरण दिया गया है कि एक किसान जो है वो 8 रुपये पर केजी जो है वो गेहूँ आटा मिल को बेचता है। एक किसान जो है वो 8 रुपये पर केजी गेहूँ किसको बेच रहा है? आटा मिल को बेच रहा है। और ये मिल जो है इस गेहूँ को, ये जो 8 रुपये की केजी जो वो गेहूँ खरीद रहा है तो उसको वो पीस करके क्या बनाता है? आटा बनाता है। और ये आटा जो है वो 10 रुपये पर केजी के दर से एक बिस्किट कंपनी को बेच देता है। तो ये जो आटा मिल वाला था इसने क्या किया, 8 रुपये पर केजी में गेहूँ खरीदा और उसे पीसा और उसे 10 रुपये पर केजी में किसे बेच दिया? एक बिस्किट कंपनी को बेच दिया। अब वो बिस्किट कंपनी है तो जाहिर सी बात है वो बिस्किट बनाएगी और बिस्किट सिर्फ आटा से ही नहीं बनेगा, उसमें और भी कुछ चीज़ें मिलाई जाएगी, जैसे चीनी मिलाई जाएगी और तेल। एटलीस्ट ये कुछ चीज़ें तो उसमें मिलाई ही जाएगी। तो इस चीनी और इस तेल का भी कॉस्ट जो है ये अब किसके लिए ऐड हो गया? ये एक बिस्किट कंपनी के लिए ये कॉस्ट ऐड हो गया। तो बिस्किट कंपनी ने जो है चीनी और तेल का उपयोग करके मान लेते हैं कि 4 पैकेट बिस्किट जो है बनाया। तो अब वो मार्केट में उसे बेच रहा है। तो और जब मार्केट में वो बेच रहा है तो ये जो 4 पैकेट जो उसने बनाया उसने 60 रुपये में बेचा। 15 रुपये पर पैकेट के दर से 4 पैकेट बनाया तो उसने क्या किया, 60 रुपये में इसे मार्केट में बेचा। तो ये जो हमारा अंतिम उत्पाद, यहाँ ये जो अंतिम वस्तु कही गई ना, तो ये अंतिम वस्तु हमारा क्या हो गया? बिस्किट हो गया। ना गेहूँ हुआ ना आटा हुआ, हमारा अंतिम वस्तु क्या हुआ? हमारा बिस्किट हुआ। और जो है अंतिम मूल्य हमारा ना तो ये 8 रुपये पर केजी हुआ, ना ये 10 रुपये पर केजी हुआ, ये अंतिम मूल्य हमारा क्या हुआ?
ये 60 रुपये, यही अंतिम उत्पाद बिस्किट और इसी अंतिम मूल्य 60 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन आगे किया जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि और इसमें जो हर एक स्टेजेस के जो भी मूल्य होते हैं वो उसमें इंक्लूडेड ही होते हैं। जैसे कि पहले ये 8 रुपये में इस मिल वाले ने आटा मिल वाले ने 8 रुपये पर केजी में गेहूं खरीदा, तो और उसमें फिर जो ये 10 रुपये पर केजी जो उसने यहाँ से बेचा बिस्किट कंपनी को ये सारा मूल्य जो है इस 60 रुपये के अंदर ही इंक्लूडेड हो जाएगा। ये जो है इसे बार बार कैलकुलेट ना किया जाए, इसीलिए जो है कि कैलकुलेशन में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। बार बार अगर हम यहीं से गेहूं का मूल्य फिर आटा का मूल्य अलग अलग लेकर के कैलकुलेट करेंगे तो वो फिर हमारा जो है एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि अंतिम उत्पाद और अंतिम मूल्य इन्हीं चीज़ों की बातें की जाती है। इसके तहत जो है कि कैलकुलेशन करना ईजी होता है। आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि अंतिम वस्तु और ये अंतिम मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। अब हम देख रहे हैं कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। ये बात हमें क्या बता रहा है कि किसी भी विशेष वर्ष में, कोई सा भी वर्ष हो सकता है, मान लीजिए 2019 की बात की जा रही है या फिर 2020 की बात की जा रही है, तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्रक हो, द्वितीयक क्षेत्रक हो, तृतीयक क्षेत्रक हो, प्रत्येक क्षेत्रक में जो वस्तुएं उत्पादित, वस्तु और सेवाएं जो अंतिम वस्तु और सेवा जो उत्पादित की जा रही है उनका मूल्य क्या है, उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। इसी अंतिम मूल्य के ही तहत और इसी अंतिम वस्तु और अंतिम मूल्य से ही हम पता कर पाते हैं कि कौन से क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है। वही बता रहा है कि उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। कौन? ये अंतिम वस्तु और ये अंतिम सेवाओं का मूल्य। अब हम क्या देख रहे हैं कि तीनों क्षेत्रकों का उत्पादन मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तीनों क्षेत्रकों का जो उत्पादन होता है, प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन को जब जोड़ा जाता है तो वो पूरे देश का क्या बनता है? सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद ये पूरे देश के लिए मान्य होता है। इसमें जो है इन तीनों ही क्षेत्रकों का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों ही क्षेत्रकों का हिस्सा होता है। अब हम देख रहे हैं किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी अगर हमसे परिभाषा पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे? किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी कहलाता है। अगर बात की जाए तो भारत में जीडीपी मापने का कार्य कौन करता है? कौन है जो ये तीनों क्षेत्रकों में क्या क्या चीज़ें उत्पादित हुई, उसका अंतिम मूल्य या फिर इन सब चीज़ों को कौन कैलकुलेट करता है? तो भारत में जीडीपी मापने का कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये कैलकुलेशन जो है वो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसके लिए ये जो है मंत्रालय, ये राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तु और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है। किसकी मदद से? विभिन्न सरकारी विभाग जो कि सभी राज्यों में है और केंद्र शासित क्षेत्रों में है, वहाँ के सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और उसके बाद वो क्या करता है? जीडीपी कैलकुलेट करके बताता है हर वर्ष का, प्रत्येक वर्ष वो ये कैलकुलेट करता है। और ये कौन करता है? ये केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है ये वहीं से कैलकुलेट होता है।
हमारे बुक में एक और टॉपिक दिया हुआ है इसी के साथ साथ क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन कि किस तरीके से प्राथमिक क्षेत्रक आया, फिर उसके बाद किस तरीके से द्वितीय क्षेत्रक की तरफ लोग बढ़े, फिर किस तरीके से वो तृतीय क्षेत्रक की तरफ लोग आए। इन सब चीज़ों के बारे में एक टॉपिक दिया हुआ है हमारे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, मतलब कि किस प्रकार से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हुए। वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम उसमें से हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर शुरुआत की बात की जाए, मतलब प्रारंभ में जो है अधिकांश विकसित देश जो है वो उनका विकास जो है वो कहाँ से होता है, प्राथमिक क्षेत्रों से होता है। अधिकांश विकसित देशों का प्रारंभिक विकास कहाँ से शुरू होता है, प्रारंभिक क्षेत्र या फिर जो प्राथमिक क्षेत्र है वहाँ से शुरू होता है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली विकसित होती है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि कृषि जो उत्पादन है, जो खेती से जो उत्पादन होने लगता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। और लोग जो है कि फिर जो है दूसरे तरीके के कार्य जैसे कि व्यापार, शिल्पकारी या फिर इस तरीके के कार्य जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। क्रय और विक्रय की जो गतिविधियां होती है वो कई गुना इससे बढ़ जाती है। अनेक लोग जो हैं वो जो है परिवहन, प्रशासन, सैनिक आदि कार्य में जुड़ने लगते हैं। लेकिन जो है वस्तुओं का जो उत्पादन करने का जो एरिया या जो वस्तुएं जो उत्पादन करती है वो अभी भी कहाँ से हो रही होती है, वो प्राथमिक क्षेत्र से ही हो रही होती है। इस तरीके से प्रारंभ में जो है विकसित देश वो किस पर निर्भर रहता है, वो रहता है प्राथमिक क्षेत्र पर। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, तकरीबन 100 वर्ष बीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि विनिर्माण की नवीन प्रणाली आती है और उसके बाद जो है इसका प्रचलन जो है वो कारखानों को अस्तित्व में लाता है। जैसे ये विनिर्माण की नवीन प्रणाली आती है तो इससे कारखानों का जो वो क्या होता है, कारखाने जो हैं वो अस्तित्व में आते हैं और लोग जो है कारखानों में काम करने लगते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है वो क्या देखते हैं कि जिस तरीके से कृषि में हमने देखा कि कभी काम मिला, कभी काम नहीं मिला। जिस समय खेती करने का काम होता है, जिस समय फसल काटने का काम होता है, उस समय लोगों को काम मिलता है, बाकी वो कुछ मंथ्स जो हैं क्या बेकार ही बैठे रहते हैं। लेकिन जब वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं तो उन्हें तकरीबन साल भर जो है वो काम मिलता ही मिलता है। तो लोगों का जो ध्यान है वो कृषि से कहाँ जाने लगता है, कारखानों में काम करने की ओर जाने लगता है। और जो है कि लोग भी जो है कारखानों में जो सस्ती वस्तुएं जो उत्पादित की जाने लगती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं। और जो है कि द्वितीय क्षेत्र जो है अब क्या हो जाता है, रोजगार प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्रारंभ में लोग प्राथमिक क्षेत्र पर में ही काम करते थे, फिर धीरे धीरे वहाँ जब उत्पादन बढ़ने लगा तो फिर लोग जो है धीरे धीरे किस तरफ शिफ्ट होने लगे, वो शिफ्ट होने लगे विनिर्माण में, अर्थात द्वितीय क्षेत्र में। इस तरीके से द्वितीय क्षेत्र फिर अस्तित्व में आया, लोग द्वितीय क्षेत्र में बढ़ने लगे। फिर क्या हुआ कि विगत 100 वर्षों की बात की जाए तो अभी हम क्या ट्रेंड देख रहे हैं विकसित देशों में कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। लोग जो हैं वहाँ अब ज़्यादा तृतीय क्षेत्रों में काम करने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, किसमें, प्राथमिक क्षेत्रक में कम और द्वितीय क्षेत्रक में भी कम। और अब कहाँ लोग ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि क्षेत्रकों का धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। लोगों की प्रायोरिटी पहले प्राथमिक क्षेत्र में काम करनी थी, फिर वो जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र का विकास होता गया वैसे वैसे फिर जो है द्वितीय क्षेत्र की तरफ लोग आने लगे और फिर उसके बाद वो किस तरफ आने लगे, तृतीय क्षेत्र में आने लगे। इस तरीके से आज हमने 2 टॉपिक पढ़ा है, तीनों क्षेत्रकों की तुलना और क्षेत्रकों के ऐतिहासिक
परिवर्तन, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल फिर हम लोग इससे आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।